हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो वापस आज एक और बार नई क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार की जो ट्यूबिंग और लाइंस यूज होती है जो कि पेशेंट केयर के लिए काम आती है उनके बारे में। ओके, क्लास थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने वाली है। सभी से निवेदन रहेगा कि नोट्स लिखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन की क्या क्या ट्यूब्स होती हैं, उसके बाद हम आईवी कैनुला के बारे में देखेंगे, देन हम सेंट्रल लाइन के बारे में देखेंगे, देन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में, यूरिनरी कैथेटर उसके साइज और कॉटी प्रिवेंशन, देन चेस्ट ट्यूब जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज है उसके बारे में सीखेंगे, एडवांस लाइन जैसे स्वानगाज कैथेटर, बहुत सारा नॉर्थ सेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है स्वानगाज कैथेटर। देन ड्रेन और एयरवे जैसे जेपी दैट इज जैक्सन प्रेट ड्रेनेज, और टी ट्यूब ईटी ट्यूब इसके बारे में सीखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईवी कैनुला के बारे में। सभी ने देखा होगा, एज ए नर्स हम सब देखते हैं आईवी कैनुला, तो हर एक ने देखा है। ओके, बस आईवी कैनुला में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि उसका कलर कोड क्या है, और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा आईवी कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लगा जाए, आइडियल कैनुला कौन सा है, अगर बच्चा छोटा है तो उसको कौन सा कैनुला लगाया जाए, अगर हमें आईवी थेरेपी देनी है तो कौन सा कैनुला लगाया जाए। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कलर कोड पता कर लेते हैं। तो कलर कोड जितना यहां से आपको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे 24 गॉज का दिखाया है यहां पे। ओके, यहां पे 24 गॉज का एक कैनुला दिखाया है जिसका कलर क्या है, येलो कलर का है। 24 गॉज येलो कलर का है जिसका फ्लो रेट जो है वो 20 ml पर मिनट। ओके, 20 ml मतलब 1 मिनट के अंदर वो 20 मिनट तक फ्लूइड दे सकता है, वो अगर अच्छा कैनुला है तो। ओके, ये किस में लगाया जाता है, तो नियोनेट, इन्फेंट और जेरियाट्रिक पेशेंट में, जिनकी वेन ही नहीं मिल रही है, या कैंसर वाले पेशेंट जिनकी वेन ही नहीं मिलती है, उनमें भी हमने कभी कभी ये येलो कैनुला लगाना पड़ता है। ओके, इसके पहले 26 गॉज का भी कैनुला आता है। ओके, 26 गॉज का कैनुला आता है जिसको हम जो अर्ली न्यूनेट है या पीआईसीयू वाले बच्चे हैं, एनआईसीयू वाले बच्चे हैं, उनमें हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कलर कोड आता है ब्लू कलर का कैनुला। ब्लू कलर का 22 नंबर का कैनुला होता है, उसका 36 ml पर आर यूजुअली इसमें से फ्लूइड जाता है, जो कि पीडियाट्रिक और स्मॉल वेन और रूटीन कैनुला। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, रूटीनली कौन सा कैनुला यूज किया जाए। जो पेशेंट को ओनली आईवी थेरेपी देनी है, रूटीन फ्लूइड हमें देने हैं, तो इसके लिए हम कौन सा कैनुला लगाएंगे, ब्लू कैनुला लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा पिंक कलर का कैनुला। पिंक कलर का कैनुला का गॉज है 20 गॉज। यहां पे इससे 60 ml पर आर फ्लूइड हम पर मिनट हम फ्लूइड दे सकते हैं। ये रूटीन में भी लगाया जाता है, फ्लूइड के लिए भी लगाया जाता है, मेडिकेशन के लिए भी लगाया जाता है। ओके, इसमें से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइडियल कैनुला, या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनुला। क्या बोलते हैं, आइडियल या फिर स्टैंडर्ड कैनुला 20 नंबर का। ओके, चाहे ऑपरेशन करना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, फ्लूइड देना हो, कोई भी चीज में यह काम आ सकता है। ये हम बोल नहीं रहे हैं कि यही लगाना है, बट आपका स्पेसिफिक पर्पस अगर तीनों पर्पस सॉल्व करने हैं तो हम 20 नंबर का स्टैंडर्ड कैनुला कहा जाएगा इसको। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रीन कलर का कैनुला। ग्रीन कलर का कैनुला का गॉज होता है 18 गॉज, जिससे 90 ml पर मिनट का फ्लूइड हम दे सकते हैं, जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला लगाया जाए, तो 20 नंबर का नहीं बोलना, क्योंकि 20 नंबर का स्टैंडर्ड है कि आप उसको दे सकते हो,
लेकिन ये आपको रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड कौन सा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो हमारा 18 गॉज का कैनुला है। और कोई लार्ज फ्लूइड है, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ये हम इससे 18 नंबर कैनुले से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉरी, ग्रे कलर का कैनुला, 16 नंबर का कैनुला है और ये 180 ml, देखिए 90 से डायरेक्ट डबल यहां पे फ्लूइड दिया जाएगा। तो इसका गॉज कितना है? 16 गॉज, मतलब बड़ा कैनुला, उसका बोर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये कब यूज किया जाएगा? रैपिड फ्लूइड, जैसे कोई पेशेंट का अचानक से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसको हमें रैपिड फ्लूइड अगर देना है तो यहां पे काम आ जाएगा। सर्जरी के लिए, अब ये सर्जरी के लिए बोला है कि आप 16 नंबर का कैनुला लगाओ। लेकिन जब भी 16 नंबर का कैनुला लगाते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है सर इसको टॉपिकल एनेस्थेसिया देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? टॉपिकल एनेस्थेसिया देना जरूरी है 16 नंबर का कैनुला लगाने के लिए। चाहे आप इसको लिग्नोकेन स्प्रे कर दो, लिग्नोकेन जेली का एप्लीकेशन कर दो, 2-3 मिनट के लिए वेट करो, उसका इफेक्ट जब आएगा तभी आपको ये कैनुला लगाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नीडल होती है। ओके, क्लियर? ये एनक्लेक्स में लिखा है। ओके, ये एनक्लेक्स का पॉइंट है। देन ऑरेंज कलर का कैनुला 14 नंबर का होता है, ये मैंने भी नहीं देखा है बट ये होता है बुक में। 240 ml पर मिनट इतना यहां से फ्लूइड जाएगा। ट्रॉमा, रैपिड फ्लूइड देना ब्लड या सर्जरी के लिए इसको यूज किया जाता है। किसने किसने 14 नंबर का कैनुला देखा है कि एक बार कमेंट जरूर कर देना। ओके, अगर होगा तो उसका फोटो भी भेज देना। ओके, हम हमारे स्टूडेंट को भी दिखा देंगे। नेक्स्ट, अब जब भी हम ये कैनुला लगाते हैं तो इस कैनुला के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी फ्लूइड नहीं जा रहा है, कभी लीक हो रहा है, कभी रेडनेस आ गया, ये सारे कॉम्प्लिकेशन इस कैनुला से हो सकते हैं। तो कैनुला में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कॉमन अगर पूछा जाए, कॉमन कॉमन अगर पूछा जाए तो आता है आपका ये जो है इनफिल्ट्रेशन। थोड़ा सा लीक हो जाता है कैनुला, हमेशा लीक हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन या लीकिंग ऑफ कैनुला। लीकिंग ऑफ कैनुला, यहां पे इनफिल्ट्रेशन इज लीकिंग, इसमें ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नॉन वेसिकंट फ्लूइड लीक हो जाना टिश्यू के अंदर। नॉन वेसिकंट मतलब लचीले फ्लूइड। जैसे आपने जब पैरासीटामोल का इंजेक्शन, उसको अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो कैसे लगता है? व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। तो वह इंजेक्शन कैसा है? वेसिकंट इंजेक्शन है। ओके, वेसिकंट इंजेक्शन है। नॉन वेसिकंट फ्लूइड जब इनफिल्ट्रेट हो, लीक हो जाते हैं इनटू द टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिए नॉन वेसिकंट के ऊपर। ओके, नॉन वेसिकंट फ्लूइड जब टिश्यू के अंदर लीक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। ओके, मतलब क्या कि ये जो वेन थी हमारी, ये वेन थी, इसके अंदर ये कैनुला था। इस कैनुला ये थोड़ा सा इधर की तरफ चला गया और इस वेन के द्वारा ये फ्लूइड जो है ये यहां पे आउट हो गया। ओके, बट दिस फ्लूइड वाज नॉन वेसिकंट, जिसकी वजह से टिश्यू को कोई इंजुरी नहीं हुआ, टिश्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहां पे टिश्यू जो अगर पानी अगर बॉडी में ठहर जाए तो कैसा लगेगा? कूल लगेगा, पेल लगेगा, इडिमेटस स्किन लगेगी। ओके, इडिमेटस स्किन लगेगी, लेकिन पेशेंट को रेडनेस नहीं होगा। ओके, इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं होंगे, बस पेशेंट को ये कूल, पेल, ये सारी चीजें हमें दिखेगी। यहां पे थोड़ा सा गौर करने की चीज है कि अगर ऐसी चीज होती है तो हमारा एक्शन क्या रहेगा। ओके, एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले उस फ्लूइड को स्टॉप कर दो, जो भी फ्लूइड जा रहा है उस कैनुला को रिमूव कर दो, इलिवेट कर दो। जो हाथ में लगा है तो हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना है। देन अप्लाई कोल्ड और वार्म कंप्रेसेस, या फिर मैक्सल्फ ड्रेसिंग का नाम सुना होगा आपने। MgSO4 की ड्रेसिंग आती थी, जिसमें हम क्या करते थे, गॉज के ऊपर, गॉज की ऐसी लेयर बना के उसके ऊपर हम मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते थे और उसको गर्म कर लेते थे। ओके, थोड़ा सा गर्म करने के बाद वो मैग्नीशियम सल्फेट का जो पानी है वो निकल जाता और वो थोड़ा सा चिपचिपा बन जाता, और उसको हम वो जो इन्फिल्ट्रेट एरिया है, स्वेलिंग वाला एरिया है, उसके ऊपर लगाते हैं। ओके, तो ये मैक्सल्फ ड्रेसिंग हम यहाँ पे
कर सकते हैं। मैक्सल्फ की ड्रेसिंग यहां पे हम करेंगे। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है जिसका कूल, पेल और इडिमेटस स्किन है, उसको क्या साइन या उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो इसमें हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। ओके, अब दूसरा वर्ड आता है एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन, एक्स्ट्रा मतलब क्या? एक्स्ट्रा, आउटसाइड। ओके, और वेन, ओके, वेन की आउटसाइड चला गया। ओके, सो वेसिकंट फ्लूइड, वेसिकंट मतलब क्या? जो कि डैमेज कर सकता है हमारी टिश्यूज को। अगर वो ब्लड वेन से बाहर चले गए फ्लूइड तो हमारे सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। सो वेसिकंट फ्लूइड लीक इनटू द टिश्यू। देखिए थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नॉन वेसिकंट फ्लूइड लीक इनटू द टिश्यू, यहां पे कोई नुकसान होगा क्या? इनफिल्ट्रेशन होता है, टिश्यू को नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक्स्ट्रावेसेशन में अगर ये फ्लूइड लीक हो जाए टिश्यू के अंदर तो यहां पे होता है एक्स्ट्रावेसेशन, जिसकी वजह से टिश्यू को डैमेज हो सकता है। क्लियर? जिसमें अब अगर टिश्यू डैमेज हो रही है तो टिश्यू क्या साइन देगी हमें? तो हमें पेन देखने को मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगा, वहां पे ब्लिस्टर भी बन सकते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से वेसिकंट फ्लूइड होते हैं जो कि टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं? तो कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ओके, आपके जो ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जैसे कीमोथेरेपी के ड्रग्स हो गए, रेडिएशन के ड्रग्स हो गए, तो ये सारे ड्रग्स जो है वो वेसिकंट होते हैं। अगर टिश्यू से बाहर चले जाए तो ये टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। ओके, तो अब एक्शन क्या करनी है? स्टॉप करना है, एस्पिरेट करना है। ये यहां पे आपको बताया गया है, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। अगर भी करना भी है तो इट इज ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल नहीं बट इट्स अ माइनर प्रोसीजर, जिसमें हम एक बड़ी नीडल के द्वारा वहां से फ्लूइड को निकाल लेते हैं, एस्पिरेट करते हैं। कैनुला ऐसे ही रहने देना है ताकि हम उसको एंटीडोट दे पाए। ओके, अगर कोई केमिकल है उसका अगर वेसिकंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? उसका एंटीडोट देने के लिए वहां पे रख सकते हैं और नोटिफाई द फिजिशियंस। नेक्स्ट आता है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस, आइटिस आपको सबको पता है, आइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन, फ्लेबाइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ द वेन्स। ओके, वेन का इंफ्लेमेशन को फ्लेबाइटिस कहते हैं। ओके, सो क्या साइन दिखेगा? क्या साइन दिखेगा? तो कोई भी इंफ्लेमेशन के साइन क्या है? रूबोर, पेलोर, डोलोर, कोलोर और फंक्शुअलिसा, ये 5 साइन है। रूबोर, कोलोर, डोलोर, फंक्शुअलिसा और पेलोर। ओके, सो ये 5 साइन है जो कि आपको इंफ्लेमेशन के दिखेंगे। रेडनेस दिखेगा, जो कैनुला लगा है वहां पे वार्म दिखेगा, पाल्पेबल कॉर्ड लाइक वेन। ओके, और यहां पे पेन दिखेगा। कॉर्ड लाइक वेन का मतलब क्या होता है? आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को कभी टच किया है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जैसी वेन होती है जब कट करने के बाद, तो उस तरह की वेन यहां पे पेशेंट की आपको देखने को मिलेगी। एक्शन क्या करना है? रिमूव करना है कैनुला, वार्म कंप्रेसेस यहां पे देने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पेटेंसी। पेटेंसी कैसे चेक करेंगे? अगर कोई कैनुला नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना है? फ्लश्ड विथ 2 to 3 ml नॉर्मल सलाइन। अगर नहीं चल रहा है तो पेटेंसी या फिर पेटेंसी चेक करने के लिए, पेटेंसी कब कब चेक करेंगे? आइडियली हमें पेटेंसी एवरी शिफ्ट में चेक करनी है, या फिर जब भी आप हैंड ओवर ले रहे हो तो पेटेंसी हमें वहां पे चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो किससे चेक करनी है? नॉर्मल सलाइन से, बिफोर एंड आफ्टर द मेडिकेशन। ओके, सो ये जो सांस है ये हमारी घर वाली सांस नहीं है, ये सांस जो है दैट इज सलाइन एडमिनिस्टर एंड सलाइन, मतलब पहले सलाइन दोगे 2 से 3 ml, फिर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे, फिर वापस सलाइन दोगे। ओके, सो ये करेक्ट वे है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। साइट केयर, जिस साइट में कैनुला लगा है, बहुत बार देखते हैं कि वहां से कोई ब्लड फ्लो रिटर्न आ जाता है और वो कैनुला की ड्रेसिंग को सोक कर देता है, जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस होने के चांसेस है, क्योंकि माइक्रो बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो होने लगता है। सो साइट केयर क्या करनी है? साइट असेस करनी है एवरी 1 to 2 आवर। देन चेंज द साइट एज पर पॉलिसी। यूजुअली हम 72 से 96 आवर्स के अंदर बोलते हैं कि कैनुला को चेंज कर देना चाहिए। ओके,
तो जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी उस हिसाब से यहां पे एग्जाम का क्वेश्चन भी है 72 टू 96 आवर्स के अंदर हमें कैनुला को चेंज करना है। ओके, अब इस कैनुला का कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे फ्लेबाइटिस देखने के लिए एक स्कोर बनाया है, दैट इज वीआईपी स्कोर। क्या है इस स्कोर का नाम? वीआईपी स्कोर। वीआईपी मतलब कौन? वो वीआईपी पर्सन नहीं, ये है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। क्या है ये? विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर मतलब नाम में ही ये देखो विजुअल बोला है, मतलब देख के इन्फ्यूजन, जो इन्फ्यूजन जा रहा है उससे फ्लेबाइटिस हो रहा है या नहीं, ये देखना, दैट इज वीआईपी स्कोर। बहुत आसान है, इसमें ग्रेडिंग दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन वीआईपी का फुल फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन ग्रेडिंग कितनी है, तो 0 से लेकर 5 तक। 0 का मतलब नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस। ओके, और हमारा काम क्या है? कैनुला को ऑब्जर्व करना। 1 का मतलब होता है फ्लेबाइटिस फर्स्ट साइन। फर्स्ट साइन क्या हो सकता है? फर्स्ट साइन एक कोई भी सिम्टम पेशेंट में होना चाहिए, दैट इज पेन या फिर रेडनेस। ये दोनों में से अगर पेन या फिर रेडनेस, पेन और रेडनेस नहीं बोल रहा हूं, या तो पेन या तो रेडनेस, दोनों में से अगर एक साइन है, एक स्कोर देंगे, जिसको हम क्या करना है? फिर ऑब्जर्व करना है कैनुला को, अभी कैनुला को नहीं निकालना। जब 2 स्कोर आता है, 2 स्कोर मतलब 2 साइन। 2 साइन कौन से? या तो पेन होगा, ओके, पेन होगा, इरिदेमा होगा, स्वेलिंग होगा। ये तीनों में से कोई भी 2 साइन अगर प्रेजेंट है, देन हम क्या, इरिदेमा मतलब रेडनेस ही होता है, ओके, और स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, तीनों में से एक साइन अगर है तो हमें क्या करना है? उसको 2 ग्रेड देना है। और क्या करना है? रिसाइट कैनुला। एग्जाम का क्वेश्चन है सर कि कैनुला कब रिसाइट करना है? रिसाइट करना है 2 पे, ओके, ग्रेड 2 पे हमें रिसाइट सॉरी, ग्रेड 2 पे हमें कैनुला को निकालना है। ग्रेड 3 में देखिए क्या कहा है? ग्रेड 3 में ऑल ऑफ द 3 साइंस, ओके, ऑल ऑफ द 3 साइंस, जो 2 में हमने 3 साइन बोले थे, कौन सा? पेन, इरिदेमा और स्वेलिंग, ये तीनों साइन अगर ग्रेड प्रेजेंट है तो उसको हम ग्रेड 3 देंगे। बहुत आसान है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में क्या है? इट इज अ मीडियम स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस, ओके, जिसमें हमें क्या करना है? कैनुला को रिसाइट करना है, वहां से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना है। और कंसीडर फॉर द ट्रीटमेंट, ये एग्जाम वापस एक और एग्जाम का क्वेश्चन, ट्रीटमेंट कब करना है? ग्रेड 2 में हमने ट्रीटमेंट किया क्या? हमने बस कैनुला को निकाल दिया। ग्रेड 3 में तीनों साइन मिले, कैनुला को निकाला, दूसरी साइड में लगाया और ट्रीटमेंट के लिए भी सोचा। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? हमने देखा था सर, मैक्सल्प ड्रेसिंग देंगे, मैक्सल्प की ड्रेसिंग लगा सकते हैं, कोल्ड या वार्म कंप्रेशन लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट को हाथ को एलिवेट करके रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेड 3। ग्रेड 4 में आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट एंड एक्सटेंसिव, मतलब नीचे दिए गए 4-5 जो साइन है वो प्रेजेंट है एक्सटेंसिव क्वांटिटी में। ओके, जैसे कि पेन अलोंग द पाथ ऑफ कैनुला, मतलब ये जो कैनुला का पाथ है, यहां पे कैनुला लगा हुआ है, तो जैसे मेडिकेशन देंगे या जैसे फ्लश देंगे तो पेशेंट को पूरे वेन में पेन फील लगेगा। ओके, सो दैट इज 1। दूसरा है एरिदेमा, तीसरा है इंड्यूरेशन और चौथा है पाल्पेबल वेनस कॉर्ड। ये क्वेश्चन और आया है यहां पे, पाल्पेबल वेनस कॉर्ड। पाल्पेबल वेनस कॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जब उसको कट करने के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे वेन आपको लगेगी अम्बिलिकल कॉर्ड की, उसी तरह से यहां पे वेन आपको देखने को मिलेगी, बहुत कठिन वेन आपको देखने को मिलेगी। सो दैट इज इन द
फोर्थ, तो इसमें 4 में कितने साइन है सर? 4 साइन। ओके, कौन से? पेन अलोंग द पाथ ऑफ कैनुला, यहां पे ओनली पेन था 3 में, लेकिन यहां पे अलोंग द पाथ ऑफ कैनुला, इरिदेमा, इंड्यूरेशन और पाल्पेबल वेनस कॉर्ड। तो अब इसमें एक्शन क्या करनी है? सो इट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस, जिसमें हमें क्या करना है? रिसाइट करना है कैनुला और कंसीडर ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट, अब ग्रेड 5 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट एंड एक्सटेंसिव। सो पेन अलोंग विद द कैनुला, इरिदेमा, इंड्यूरेशन, पाल्पेबल वेनस कॉर्ड और पायरेक्सिया। 5 में क्या आना चाहिए पेशेंट को? फीवर। अगर ये सारी पांचों चीजें अवेलेबल है तो 5 में 5 साइन है, और अगर ये पेशेंट को फीवर है, जिस भी क्वेश्चन में आपको फीवर दिखेगा वो 5th ग्रेड है डायरेक्ट। ओके, सो इनिशिएट द ट्रीटमेंट एंड रिसाइट द कैनुला। क्लियर सबको? बहुत आसान। 0 मतलब नो साइन, 1 मतलब 1 साइन, 2 मतलब 2 साइन, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब 5। क्लियर? बहुत आसान है। ओके, यहां से एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज द आइडियल आईवी कैनुला गॉज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एन अडल्ट? हमने क्या बोला था? स्टैंडर्ड कैनुला कौन सा? सॉरी, स्टैंडर्ड कैनुला कौन सा सर? स्टैंडर्ड है 18 नंबर, स्टैंडर्ड है 18 गॉज का। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो भी आप स्टैंडर्ड है 20 गॉज का, 20 गॉज का, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो ग्रीन कलर का कैनुला यहां पे आपको लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रल वेनस कैथेटर, सेंट्रल लाइन जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी। जब भी हमें देनी है लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी तो हम क्या लगाते हैं सर? सेंट्रल वेनस कैथेटर लगाते हैं। कौन सा? सेंट्रल वेनस कैथेटर, सीवीसी लाइन। ओके, सीवीसी लाइन लगाते हैं लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी। टीपीएन, व्हाट इज टीपीएन? टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जब भी देना है तो हम यहां पे सेंट्रल लाइन से ही देते हैं, आईवी कैनुला से टीपीएन नहीं देते हैं, कृपया नोट कर लीजिए। ओके, कीमोथेरेपी, वेसोप्रेसर्स देने हैं या सीवीपी मॉनिटरिंग। ओके, जो हमारी सीवीपी मॉनिटरिंग अगर करनी है तो हम यहां पे सेंट्रल वेनस कैथेटर से कर सकते हैं। ओके, सीवीपी मॉनिटर में हम क्या करते हैं? यूजुअली हमारे राइट एट्रियम के अंदर कितना प्रेशर है वही हम सीवीपी मॉनिटर में चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स क्या क्या है? सेंट्रल वेनस कैनुला के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। वन इज योर टनल और दूसरा होता है नॉन टनल। ओके, टनल का मतलब क्या होता है? टनल मतलब सुरंग बनाना। ओके, सुरंग बनाना। जैसे कि जब हम सेंट्रल लाइन सब क्लेवियन वेन में लगाते हैं तो डायरेक्टली ये एक सुरंग बना के हम राइट एट्रियम में पहुंचते हैं। ओके, मान लो ये आपका एक पेशेंट है। ओके, और ये इसका क्लेविकल बोन है, यहां पे सब क्लेवियन वेन है, इसमें हम जब कैनुला लगाते हैं और ये इसका हार्ट है। ओके, ये इसका हार्ट है, तो जब ये कैनुला हम क्या लगाते हैं? यहां पे आती है सेंट्रल लाइन, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का टनल बना दिया फ्रॉम द सबक्लेवियन वेन टू द राइट एट्रियम, ये एक टनलिंग बना दिया। क्लियर है? ओके, सो टनल टाइप जिसमें हम सबक्लेवियन वेन में लगाते हैं इंटरनल जुगुलार, आईजे मतलब इंटरनल जुगुलार वेन में जो भी कैनुला लगाता है वो भी टनल प्रकार का कैथेटर लगाना है। और टनल वाले सॉरी नॉन टनल वाले, ओके, तो नॉन टनल में हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। अब टनल में हिकमैन्स का कैथेटर होता है, हिकमैन का। ओके, और पिक लाइन, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ओके, पिक का मतलब पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, जिसको हम यूज करते हैं। और पोर्ट छोटे छोटे पोर्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली वेन में
हम इंसर्ट करते हैं जहां से भी लगाना है, जिसको कीमोथेरेपी में ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, कंफर्मेशन, सेंट्रल लाइन का कंफर्मेशन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे किया जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पूछा जाए तो एक्सरे से करते हैं। ओके, या फिर हम टिप एट द, इसमें हाँ क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टिप कहां होना चाहिए, तो क्या वो एट्रायल जंक्शन पे ये सेंट्रल लाइन का टिप होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, तो जब भी सेंट्रल लाइन लगाए तो तुरंत इसमें हमें मेडिकेशन नहीं देने हैं जब तक हम कंफर्मेशन ना मिले। ओके, तो ये सेंट्रल लाइन के अलग अलग प्रकार है। यहां पे हम देखते हैं, जिसमें आपको यहां पे नॉन टनेल कैथेटर दिखेगा। ओके, ये सबक्लेवियन वेन है जिससे ये कैथेटर यहां तक आएगा। ओके, सो ये नॉन टनेल कैथेटर है। एक होता है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ये वाला आपका पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है। पेरिफेरी में नाम में ही बताया गया है कि हम सेंट्रल वेन में इसको डायरेक्टली नहीं डालते हैं, लेकिन दूर की जो वेन है, जैसे ब्रैकियल हो गई, सिफेलिक वेन हो गई, ये जो बड़ी बड़ी वेन है, इनके अंदर से हम इस कैथेटर को इंसर्ट करके सेंट्रल वेन में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेड पेरिफेरल पोर्ट। ओके, ये छोटे छोटे ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि इम्प्लांटेड पोर्ट होते हैं, जिसके अंदर हम जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं वो देते हैं। और एक स्किन टनेल कैथेटर, डायरेक्ट स्किन के अंदर से टनेलिंग करके हम उसको बड़ी वेन में इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के सेंट्रल वेनस कैथेटर है। नेक्स्ट, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एक नर्स इज असेसिंग विद द इंसर्शन ऑफ अ सबक्लेवियन सेंट्रल वेनस कैथेटर, व्हिच कॉम्प्लिकेशन इज द पेशेंट एट हाईएस्ट रिस्क ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ओके, सेंट्रल वेनस कैथेटर यहां पे इंसर्ट हो रहा है। ओके, ये आपका पेशेंट है जिसके बॉडी के अंदर सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट होना है। ओके, अब ये इसका क्लेविकल बोन है और यहां पे सबक्लेवियन वेन है। यहां से सबक्लेवियन वेन से जब हम इंसर्ट करेंगे, ये पेशेंट का हार्ट है। ओके, इस हार्ट में जब ये कैथेटर इधर तक आएगा तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि यहां पे क्या है सर, यहां पे क्या है, हमारे लंग्स है। ओके, दोनों साइड में लंग्स है और इस लंग्स की प्लूरा को पंक्चर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और अगर प्लूरा को पंक्चर किया जाए तो क्या होगा, प्लूरा के अंदर हवा भर जाएगी, जिससे होगा क्या सर, न्यूमोथोरैक्स होगा। इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस हमारे जो फीमोरल लाइन होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंफेक्शन होता है। कैथेटर माइग्रेशन, ये हमारे पीआईसीसी कैथेटर में कैथेटर माइग्रेशन के चांसेस है। वीआईपी फ्लेबाइटिस जो है वो हमारे आईवी कैनुला में ज्यादा चांसेस है, आईवी कैनुला में। क्लियर? ओके, सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल वेनस कैथेटर का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? सो नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमें फ्लशिंग यूज करनी है 10 ml की सिरिंज से। ओके, 10 ml की सिरिंज, ओके, उससे छोटी सिरिंज को नहीं लेना है। ओके, देन उसमें फ्लशिंग कैसे करनी है, ये एक टेक्निक बताई जाती है कि आपको यूज पुश पॉज मेथड। ओके, पुश पॉज टर्बुलेंट टेक्निक इसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा सर, पुश पॉज टर्बुलेंट टेक्निक यूज इन, तो आईवी कैनुलेशन में, आईवी कैनुलेशन में, एचडी कैथ में, या हम सेंट्रल वेनस कैथेटर में। तो हम सेंट्रल वेनस कैथेटर में ये पुश पॉज, इसका मतलब क्या, पुश करो, थोड़ा रुको, वापस पुश करो। ओके, इससे क्या होगा, वेन के अंदर जो फ्लो है वो कंटिन्यू बनता रहेगा। ओके, सो पुश पॉज टर्बुलेंट टेक्निक हमें सेंट्रल लाइन के अंदर यूज करनी है 10 ml की सिरिंज के साथ। ओके, जब भी ब्लड सैंपलिंग करेंगे तो ब्लड सैंपलिंग के लिए पहले 5 से 10 ml ब्लड हमें फेंक देना है उस लाइन के अंदर से। ओके, और हमें फिर वहां से सैंपल लेना है और फिर सैंपल लेने के बाद लाइन को जो है वो फ्लश करना है। नेक्स्ट, एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म अगर सस्पेक्टेड है, आपको सस्पेक्टेड है तो सबसे पहला काम करना है कि उस कैथेटर को क्लैंप कर दो। सबसे पहला काम, ये एग्जाम का क्वेश्चन है,
What is the first nursing action? First nursing action to clamp the catheter. Okay, then position the patient in the left lateral Trendelenburg. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम. ओके, उसके बाद फिर हम अगर सैचुरेशन, फिर हम वाइटल्स लेंगे पेशेंट के, सैचुरेशन देखेंगे, जरूरत है तो O2 देंगे, और फिर हम कैथेटर को क्लैंप करके तो पहले से ही रखा है. ओके, सो एयर एम्बोलिज्म कैसे पता चलेगा? पेशेंट को डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और साइनोसिस होगा, पेशेंट नीला पड़ते जाएगा. ओके, नेक्स्ट आता है क्लैप्सी प्रिवेंशन. क्लैप्सी का मतलब क्या है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस. सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस. ओके, इसको हम एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं. तो ये क्लैप्सी ना होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ये एक हॉस्पिटल में, अगर आप एनएबीएच हॉस्पिटल में काम किया होगा तो वहां पे आपको एक क्लैप्सी का बंडल दिखता है. जिस भी पेशेंट में सेंट्रल लाइन लग जाएगी उसमें हम ये क्लैप्सी बंडल फॉर्म लगा देते हैं. अब इसमें करना क्या है? तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें बंडल है, ये एक बंडल है जिसमें अलग अलग प्रकार के रूल्स दिए गए हैं ताकि ये क्लैप्सी ना हो, पेशेंट को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन ना हो. क्या करना है? सबसे पहले जब भी सेंट्रल लाइन असेस करेंगे, हैंडल करेंगे, हमें हैंड हाइजीन करना है. नेक्स्ट, दूसरा, जो सेंट्रल लाइन के पोर्ट है हमेशा बंद रखने हैं. सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग एवरी 7 डेज में करनी है अगर ट्रांसपेरेंट है तो, एवरी डे करनी है अगर आपकी नॉन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है. ओके, जब भी हम ब्लड सैंपल या मेडिकेशन देते हैं उसको फ्लश करना है. और साइन को और हमें एक और स्टेप्स होती है जिसमें हमें डेली असेस करना है कि उस सेंट्रल लाइन की जरूरत है या नहीं. ओके, क्लियर? यही स्टेप्स होती है आपके क्लैप्सी बंडल के अंदर. नेक्स्ट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा हमें पेशेंट को देखने को मिलती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहां, इसमें दो प्रकार की बेसिकली ट्यूब है, लेविन और सेलेंस ट्यूब. ओके, लेविन्स और सेलेंस ट्यूब. सो लेविन की ट्यूब जो है वो सिंगल ल्यूमेन होती है जिससे हमें डिकम्प्रेशन या फिर पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग देने के लिए काम आती है. किसमें लगाते हैं ये? तो जो पेशेंट का फेशियल फ्रैक्चर है, जो चबा नहीं सकता, जो पेशेंट को फेस का बर्न हो चुका है उसके लिए, जो पेशेंट का मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो गया उसके लिए, जिस पेशेंट का सारा जो टिथ है या टिथ का सर्जरी हो गया उसमें हम लगा सकते हैं. ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि कॉन्शियस ही नहीं है तो उसको भी हमें ये एनजी ट्यूब देनी पड़ेगी. ओके, लेकिन यहां पे एक और बात बताता हूं, जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ये एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं तो सबसे पहले उसकी वो एक्चुअली रेकमेंड करते ही है कि आपको इस पेशेंट को बताना है, पेशेंट को बताना है कि आप क्या दे रहे हो ताकि पेशेंट को वो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाए. या फिर कभी कभी ऐसा भी रेकमेंड होता है कि आपको उस पेशेंट के मुंह में एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप उसके टंग को टच कर देना है ताकि पेशेंट को टेस्ट का पता चले, बिकॉज अनकॉन्शियस पेशेंट कैन हियर प्रॉपरली. ओके, वो हियर सुन सकता है. ओके, नेक्स्ट आती है सैलेंस ट्यूब. सैलेंस ट्यूब डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है जिसमें एक एयर वेंट होता है, एयर वेंट होता है ताकि यहां पे हवा पेशेंट के जो स्टमक में ना भरे. ओके, सो ऑलवेज कीप पिगटेल अबाउ द स्टमक लेवल. एग्जाम का क्वेश्चन है, पिगटेल जो है हमेशा स्टमक लेवल की ऊपर तक रखना है. नेक्स्ट, मेजरमेंट कैसे करना है? जब भी एनजी ट्यूब डालते हैं तो नेक्स्ट मेथड रहती है. नेक्स्ट मतलब क्या कि पहले नाक की टिप से लेकर कान की ईयर लोब तक और ईयर लोब से लेकर ये जीपी स्टर्नम तक, इस तरह से हमें ये ट्यूब का साइज नापना है. जब भी ट्यूब इंसर्ट करोगे पेशेंट का इंस्ट्रक्शन क्या होगा? टेक अ डीप ब्रीथ. ओके, टेक अ डीप ब्रीथ. ओके, अगर पेशेंट निगल सकता है तो हमें क्या करना है? वह एक घूंट पानी जो है वो पेशेंट को देना है. और क्या करेगा? जब भी ये जो इपिग्लॉटिस तक ट्यूब आएगी तो उस पानी को पेशेंट को बोलना है निगल लो. जैसे ही पेशेंट निगल लेगा ये ट्यूब आपको
एडवांस करनी है और ये ट्यूब इजीली हमारे इसोफेगस में चली जाएगी। तो NEX मेथड, नोज ईयर लोब टू जिफिस्टर्नम। नेक्स्ट, कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि ये स्टमक के अंदर ही है या नहीं। सो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज एक्सरे, और बेस्ट बेड साइड टेस्ट क्या है, तो हमें उसका कंटेंट एस्पिरेट करना है। ओके, कंटेंट एस्पिरेट करके उसका पीएच चेक करना है। पीएच कितना होना चाहिए, लेस देन 5.5 है, तो इसका मतलब ये ब्लड जो कंटेंट है वो हमारे पेट से आया हुआ है। और वुश टेस्ट भी एक है, वुश टेस्ट, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। वुश टेस्ट इज डन इन, तो ये हमारी वुश टेस्ट कुछ नहीं है, 50 ml की सिरिंज लेते हैं और उसमें जोर से हवा को इंसर्ट करते हैं, तो और हमारे स्टमक के ऊपर जो स्टेथोस्कोप है उसका डायफ्राम लगा देते हैं, तो हमें साउंड कैसा सुनाई देगा, तो इससे क्या होगा, ये वुश टेस्ट है। ओके, इससे पता चलेगा कि ये जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर है। क्लियर। सो कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शन ट्यूब जो है वो लेविन ट्यूब और सेलेम ट्यूब है, जिसमें मैंने बताया था एक एयर वेंट होता है, यहां पे ये एयर वेंट है। ओके, जिससे क्या होता है कि पेट के अंदर हवा कम जाती है। इसको डबल ल्यूमेन है, लार्ज ल्यूमेन फॉर सक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ओके, एक बड़ी ल्यूमेन जो होती है ये वाली, ये गैस्ट्रिक कंटेंट सक्शनिंग के लिए, और दूसरी एक फीडिंग के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्लू पिगटेल ऑन ए सैलेम स्लम ट्यूब। अभी जो हमने बताया था कि ये जो ब्लू पिगटेल होता है, सो ये क्या काम करता है, तो ये एयर वेंट का काम करता है एंड प्रिवेंट द गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज। ओके, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज करने से बचाता है। एक और क्वेश्चन, ए नर्स इज इंसर्टिंग एन एनजी ट्यूब व्हेन द पेशेंट इज बीइंग टू कफ, पेशेंट बिगिंस टू कफ। एक नर्स हमारी एनजी ट्यूब डाल रहे थे और पेशेंट ने अचानक से खांसी करना चालू कर दिया, गैग रिफ्लेक्स आना हो गया और साइनोटिक्स हो गया पेशेंट। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, क्या करनी है। इस साइन से आपको क्या पता चलता है, साइन से पता चलता है कि ये ट्यूब जो है इसोफेगस में ना जाकर ये ट्रकिया में जा रही है, और ट्रकिया में जाने की वजह से सबको पता है कि सर ट्रकिया में सिलिएटेड सेल्स होती है, जो कि हमारे कफ के पार्टिकल्स या जो स्पूटम के पार्टिकल्स है वो बाहर निकालने का काम करता है। जब भी इस सिलिया को ये कोई फॉरेन सब्सटेंस टच करता है तो हमारा कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। अब हमारा एक्शन क्या रहेगा, इमीडिएटली हमें ये ट्यूब को विड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, ट्यूब को विड्रॉ करना है। क्या करना है सर, ट्यूब को निकाल देना है। ओके, या फिर ये दूसरा हो सकता है कि पुल द ट्यूब बैक स्लाइटली, हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे लेना है। अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो वापस लगा सकते हैं, बट द फर्स्ट एक्शन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज टू रिमूव द ट्यूब। नेक्स्ट, यूरिनरी कैथेटर्स। अब यूरिनरी कैथेटर्स में फोलीज कैथेटर, जो कि बहुत कॉमनली हमें हॉस्पिटल में दिखता है। फोलीज कैथेटर जो पीले कलर का ट्यूब होता है, इट हैज द बलून एंड 2 वे, एक तो ड्रेन करने के लिए बलून होता है, और 3 वे जिसमें ड्रेन, बलून और इरिगेशन के लिए काम आता है। ओके, देन इट कैन बी ए स्ट्रेट इंड्वेलिंग कैथेटर, इंड्वेलिंग और आपका इंटरमिटेंट कैथेटर होता है। ओके, सो 2 प्रकार के इसमें ऑप्शंस आते हैं। साइज, इसकी साइज फॉर द लार्ज नंबर इज इक्वल टू लार्ज डायमीटर, 14 से 16 फॉर अडल्ट फीमेल, 16 से 18 फॉर अडल्ट मेल। क्लियर। कॉटी प्रिवेंशन, कॉटी मतलब क्या, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ये कॉटी, इसके लिए भी हमने जैसे सेंट्रल लाइन का बंडल देखा था, ये ऐसे हमारे फोलीज कैथेटर का बंडल है, कॉटी का बंडल है। कॉटी बंडल में भी, बंडल का मतलब बंच ऑफ रूल्स, बंच ऑफ रूल्स में सबसे पहला रूल आएगा हैंड हाइजीन करना है। जो हमारा
फोलिस कैथेटर है उसको इनर थाई के अंदर टिक करके रखना है। यूरिनरी बैग को हमेशा यूरिनरी ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना है। उसके बाद जब भी कैथेटर को हैंडल करेंगे उसके पहले और बाद में दोनों बिफोर एंड आफ्टर हमें हैंड वॉशिंग करना है। नेक्स्ट, ये जो यूरिनरी बैग है वो फ्लोर को टच नहीं होनी चाहिए। डेली असेस करना है कि फोलिस कैथेटर की जरूरत है या नहीं। ओके, ये सारा चीजें आपका कैथेटर बंडल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरिनरी कैथेटर का टाइप्स, जो कि हमने देखा इंडवेलिंग कैथेटर जो कि 7 से 14 दिन तक, ओके, मैक्सिमम 14 डेज तक हम रख सकते हैं, 14 डेज तक रख सकते हैं। इंटरमिटेंट कैथेटर मतलब किसी पेशेंट को अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है तो इसमें क्या है, पेशेंट को यूरिन बहुत ज्यादा कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता, तब हम क्या करते हैं, ये एक इंटरमिटेंट कैथेटर ट्यूब डालते हैं, यूरिन को निकाल लेते हैं, ट्यूब को भी वापस निकाल लेते हैं। और एक एक्सटर्नल जिसको हम कंडोम कैथेटर कहते हैं। ओके, इसको हम कंडोम कैथेटर कहते हैं, ये मेल में यूज किया जाता है। ओके, ये कंडोम कैथेटर जिसको हमें फोलिस कैथेटर नहीं डालना, उसको कंडोम कैथेटर लगाना है। एक सिलिकॉन का भी कैथेटर आता है, सिलिकॉन का कैथेटर जिसका लाइफ जो है 45 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर क्लियर है सभी को? क्लियर? ओके, अब यहां पे इसका कलर कोडिंग वापस देख लेते हैं। जो ग्रे कलर का है वो 10 नंबर का है, व्हाइट कलर का 12 नंबर का, ग्रीन कलर का 14 नंबर, ऑरेंज 16 नंबर, येलो 20 नंबर, वायलेट 22 नंबर, ब्लू 24 नंबर। सर याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा। करना क्या पड़ेगा, इसको आपको फोटो लेना है और अपनी नोट्स के अंदर फोटो को चिपका दो या टेबल बनाकर सामने लिख दो। एग्जाम से पहले एक बार जरूर रट लो, यही तरीका है। क्योंकि जब अगर आप हॉस्पिटल में काम नहीं किया है बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें समझ पाना। और जब हमारी, देखिए हर कोई चीज सबको नहीं याद रह सकती, ठीक है, इसीलिए करना क्या है, अगर हॉस्पिटल में काम नहीं किया ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। टेबल बनाओ, टेबल में कलर और गॉज लिख दो। ओके, याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, चेस्ट ट्यूब, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज जिसको हम जो पेशेंट की इंटरकोस्टल एरिया में डालते हैं, प्लूरल स्पेस में डालते हैं। ओके, सो इट हैज द 3 चेंबर ड्रेनेज सिस्टम। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। यहां पे एयर लीक मॉनिटर होता है, यहां पे एयर लीक मॉनिटर है, यहां पे सक्शन मॉनिटर मॉनिटर बिलोज है, इसमें हम सक्शन सेट कर सकते हैं कितना रखना है। ओके, सक्शन कंट्रोल रेगुलेटर है, पॉजिटिव प्रेशर रिलीज वाल्व है, देन सक्शन पोर्ट और यहां पे चेस्ट ड्रेन कनेक्टर है और मैन्युअल हाई नेगेटिविटी वेंट है। ओके, और ये ड्रेन है, इसमें पता चलेगा कि हमें कितना सारा ड्रेन कलेक्ट हुआ है। और इसमें स्टैंडर्ड रखना है, ये जो वाटर है ये स्टैंडर्ड हमें 100 ml का वाटर इसमें फिल करके रखना होता है। कितना? 100 ml वाटर, 100 ml वाटर सलाइन हम इसमें फिल करके रखते हैं। क्लियर? ओके, सो वाटर सील चेंबर, वाटर सील चेंबर में इट एक्ट एज अ वन वे वॉल। वाटर क्या करता है? सील कर देता है हवा को इस हमारी लंग्स के अंदर जाने से। ओके, एंड टाइडलिंग, टाइडलिंग मतलब ऊपर नीचे होना। ओके, राइज और फॉल होना उस वाटर की लेवल का, विच इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि ये जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज वाला जार है इसमें वाटर का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एक क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन अगर यहां पे कंटिन्यूअस बबलिंग वहां पे आ रही है, विच इज ए नॉट गुड साइन, ये हमें इमीडिएटली क्या करना है सर? इन्फॉर्म कर देना है। क्लियर? लेकिन कभी कभी सक्शन कंट्रोल चेंबर में रेगुलर सक्शन हमें 20 सेंटीमीटर ऑफ एचडीओ को प्रेशर रखना है, लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा बहुत एकाध बबल आ गया तो इट इज नॉट ए एबनॉर्मल साइन, ये हम कभी कभी चल जाता है। ओके, एंड जेंटल बबलिंग इज अ नॉर्मल फॉर द वेट सक्शन। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, सर एक पेशेंट में वेट सक्शन लगाया हुआ है और जेंटल बबलिंग हो रही है, थोड़ा सा बबल आता है और बंद हो जाता है। सो वेट सक्शन जब भी हम करते हैं
तो उसमें वेट में क्या होता है, थोड़ा सा पानी तो मिलेगा ही, जैसे ही पानी और हवा मिलेगी तो थोड़ा सा क्या बनेगा, बबल बन जाएगा। सो जेंटल बबलिंग इन द वेट सक्शन इज अ कॉमन फाइंडिंग। थोड़ा सा गौर करना क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, चेस्ट ट्यूब का हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। सो बेड साइड, जिस भी पेशेंट को इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगा है उसको बेड साइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बेड साइड में क्या होगा, तो टू कीप रबर टिप क्लैंप, 2 रबर टिप क्लैंप लेनी है, रखनी है। स्टराइल वाटर रखना है, स्टराइल ऑक्लूसिव पेट्रोलियम गॉज बेड साइड। ओके, सो गॉज भी रखना है। ओके, इससे क्या होगा, अचानक से अगर पेशेंट की ट्यूब निकल गई, गॉज लगाओ, पेट्रोलियम गॉज लगाओ और वो स्टराइल वाटर सील का वो सील कर दो। ओके, इससे क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, डिसलॉजमेंट, अगर ट्यूब आउट हो गई तो अप्लाई स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग एंड टेप्ड ऑन 3 साइड। ओके, 3 साइड बोला है, एक साइड को आपको ओपन रखना है, जिसको जो क्या क्रिएट करेगा, एक फ्लटर वॉल्व क्रिएट करेगा। ओके, तो जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप एक पेपर का टुकड़ा लेना, मुंह के सामने रखना और उसको फूंक मारना, तो क्या करेगा, वो इस तरह से फ्लटर करेगा। ये क्या काम करता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर हमने जो है, जो भी हवा चेस्ट में आ रही है उसको हम बाहर जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं। सो 3 साइड ड्रेसिंग कब करते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब जब डिसलॉज हो जाती है। नेक्स्ट, सिस्टम ब्रेक, यूनिट क्रैक अगर हो गया तो सबमर्ज द एंड ऑफ द ट्यूब इन 1 to 2 इंचेस ऑफ स्टेराइल वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अचानक से ये चेंबर ही फूट गया तो क्या करना है, उस ट्यूब को हमें क्या करना, 1 से 2 इंच वाले स्टेराइल वाटर में इसको डाल देना है। ओके, जो क्या करता है, टेम्पररी वाटर सील तैयार कर देता है। इमीडिएटली दूसरा चेंबर लाना है, उसमें वाटर भरना है और लगा देना है। डू नॉट, हमेशा कभी भी क्लैम्प, स्ट्रिप और मिल्क द ट्यूब विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, इसको कभी भी नहीं करना। एंड हमेशा जो ड्रेनेज है वो चेस्ट लेवल के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए पेशेंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इज ऑब्जर्व टू हैव कंटिन्यूअस विगरस बबलिंग इन द वाटर सील चेंबर, द नर्स फर्स्ट एक्शन। कंटिन्यूअस बबलिंग जब भी बोलते हैं बैड साइन है, क्या करना है, हमें क्या करना है, क्लैम्प द ट्यूब, क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली। क्लियर। एडवांस लाइन, ओके, या फिर आर्टेरियल लाइन। ओके, आर्टेरियल लाइन जिसका पर्पज है रियल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। किस लिए लगाते हैं, रियल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। जो भी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है या फिर आईसीयू वाले पेशेंट है, इनमें हम ये आर्टेरियल लाइन लगाते हैं, जिसका मोस्ट कॉमनली रेडियल आर्टरी यूज करते हैं और दूसरा मोस्ट कॉमन ब्रैकियल आर्टरी और तीसरा फीमोरल आर्टरी यूज करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन बनते हैं एलन्स टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले एलन्स टेस्ट कब किया जाता है, तो एबीजी का सैंपल लेने से पहले या इस आर्टेरियल लाइन डालने से पहले। एलन्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो हम कोलैटरल सर्कुलेशन को असेस करते हैं। कोलैटरल सर्कुलेशन को असेस करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये जो अल्नार आर्टरी है और रेडियल आर्टरी, हमेशा याद रखना, रेडियल आर्टरी थंब के साइड, अल्नार आर्टरी लिटिल फिंगर के साइड। ओके, तो अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी को दोनों को एक साथ दबाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं मुट्ठी बंद कर लो, और अल्नार आर्टरी का जो फिंगर है उसको हम रिलीज कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं मुट्ठी को छोड़ दो। ओके, और रेडियल आर्टरी का फिंगर वैसे ही दबा रहेगा। अगर अल्नार आर्टरी का फिंगर रिलीज करने के बाद पेशेंट ने ऐसा पाम करने के बाद ये पाम पूरा अगर पिंक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अल्नार आर्टरी का ब्लड जो है ये पूरे हाथ में, ये मेरे पूरे हाथ में जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम रेडियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करेंगे। दैट इज नेगेटिव एलन टेस्ट। क्लियर।
सो पॉजिटिव एलन टेस्ट इज इक्वल टू पेटेंसी ऑफ द अल्नार आर्टरी। तो किसकी पेटेंसी चेक करते हैं हम? अल्नार आर्टरी की पेटेंसी, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी हम चेक करते हैं एलन्स टेस्ट में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्टेरियल लाइन की नर्सिंग केयर क्या है? लेवलिंग। ए ट्रांसड्यूसर मस्ट बी एट द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है? सो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पे हमें इसको फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस बनाते हैं और यहीं पे रखनी है। ओके, वहां पे जीरो मार्क करते हैं। वहां पे क्या करते हैं हम? जीरो मार्क करते हैं, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। देन जीरोइंग करना है, डन एट द स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट, आफ्टर डिस्कनेक्शन, और इफ द रीडिंग आर सस्पेक्टेड। ओके, open system to air to establish zero. Then waveform must show a clear dichrotic notch. Dichrotic notch मतलब aortic wall closure का indicate करता है, dichrotic notch. Okay, and dampened और flat waveform is called occlusion, kink और clot. अगर flat आ रहे हैं waveform तो ये ऐसे इस तरह से, डाइक्रोटिक नॉच अगर आ रही है तो ये नॉर्मल है, अगर फ्लैट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ट्यूब में ऑक्लूजन हो गया या फिर क्लॉट बन गया, ये साइन है। ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आर्टेरियल लाइन के हिमोरेज हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, ऑक्लूजन बन सकता है, इस्चेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर सबको? क्लियर? एक क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट एनाटॉमिकल लैंडमार्क फॉर द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस? हमने क्या बताया था? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी लाइन। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और मिड एक्सिलरी, एक्सिला की मिड लाइन, जो कि हमारा फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के लिए करेक्ट पोजीशन है। देन एक स्वान गाज कैथेटर। स्वान गाज कैथेटर जिसको हम सीवीपी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जिसका, या फिर ये पीएपी, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी यूज करता है। इट मेजर्स द वेज प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी कैथेटर। ओके, देन की पोर्ट, इसमें प्रॉक्सिमल पोर्ट, ये पोर्ट के बारे में और क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉक्सिमल पोर्ट जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसमें हम सीवीपी मेजर करते हैं और फ्लूइड और मेडिकेशन ब्लू पोर्ट से देते हैं। फ्लूइड मेडिकेशन ब्लू पोर्ट से, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला। ओके, पास वाला से मेडिकेशन फ्लूइड देंगे, सीवीपी मेजर करेंगे। डिस्टल पोर्ट, सबसे दूर वाला पोर्ट येलो कलर का होता है, यहां पे मेडिकेशन नहीं देना है, जो दूर के लिए है उसको हम मेजरिंग के लिए देंगे। ओके, नेक्स्ट, जो रेड पोर्ट है वो बलून का पोर्ट होता है। ओके, फॉर वेजिंग। ओके, 1.5 ml एयर इसमें रहती है, और थर्मिस्टर रहता है जो कि कार्डियक आउटपुट मेजर करता है थर्मिस्टर के द्वारा। क्लियर? तो यहां पे ये आपको ब्लू, देन येलो और ये रेड पोर्ट, डिस्टल पोर्ट दिखाया गया है। क्लियर? स्वान गाज कैथेटर का नर्सिंग केयर और कॉम्प्लिकेशन। सो वेवफॉर्म, इसमें वॉच अ वेवफॉर्म changes as it advances. Right atrium, right ventricle, sorry. Then wedging, inflate the balloon slowly with the maximum 1.5 ml air इसमें और less than 15 सेकंड के लिए, and watch the waveform. Okay, waveform आपको असेस करनी है। देन डिफ्लेशन, अलाउ टू डिफ्लेट पैसिवली, डू नॉट पुल बैक द सिरिंज। देन कॉम्प्लिकेशन, वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया हो सकता है अगर वो राइट वेंट्रिकल से पास हो जाए तो। देन मेजर कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी आर्टरी रप्चर हो सकता है, विच इज एन मेडिकल इमरजेंसी। ये किसकी वजह से हो सकता है? ओवर इन्फ्लेशन या माइग्रेशन की वजह से। क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ए नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ स्वान गाज कैथेटर।
As the catheter is advanced, the nurse monitor show a run of ventricular tachycardia. What is the nurse best interpretation? यही अभी हमने बताया था. बेस्ट, जब भी पेशेंट को स्वान गॉज कैथेटर डल रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर्ट्रियल टैकीकार्डिया मिल गया, यहां पे हमें क्या करना है? ओके, सो पेशेंट कैथेटर जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है. अभी हमने बताया था पेशेंट का कैथेटर राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है. सर्जिकल ड्रेन्स. सर्जिकल ड्रेन्स जिसमें दो प्रकार के ड्रेन एम्स के बहुत फेमस है, जिसमें जैक-प्रैट ड्रेन, क्लोज सक्शन ड्रेन, नेगेटिव सक्शन ड्रेन. ओके, सो सर्जिकल ड्रेन का पर्पस क्या होता है, क्यों लगाते हैं? ताकि जब सर्जरी के दौरान जो भी एक्स्ट्रा ब्लड टिश्यूज में कलेक्ट हुआ, कोई स्पेसेस में कलेक्ट हो रहा है या कोई फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए सीरम ब्लड और सर्जिकल साइट टू प्रिवेंट द हिमेटोमा, अब्सेस एंड इन्फेक्शन. टाइप्स क्या हो सकते हैं? जैक्सन प्रैट, जेपी ड्रेन बोलते हैं, ग्रेनेड स्लैप्ड बल्ब होता है, हिमोवैक राउंड स्प्रिंग लोडेड ड्रेन होता है. देन इसका हमारा काम क्या है? पेटेंसी मेंटेन करना है, एम्प्टी करना है जब हाफ या 2/3 फुल हो गया एज पर पॉलिसी, और टू रिएक्टिव सक्शन ओपन पोर्ट, एम्प्टी, कंप्रेस द ड्रेन बल्ब एंड देन क्लोज द पोर्ट. ओके, कैसे एम्प्टी करना है? पहले पोर्ट को ओपन करना है, एम्प्टी करना है ड्रेन को, वापस कंप्रेस द एयर. ओके, कंप्रेस करना है ड्रेन को एंड क्लोज द पोर्ट, वापस क्लोज कर देना है. क्लियर? ये जेपी ड्रेन है, जैक्सन पॉट ड्रेन. ये यहां पे एक क्लैंप है इसका, और ये पॉट है, जैक्सन पॉट है. क्लियर? एयरवे मैनेजमेंट, ईटी ट्यूब और ट्रकियोस्टोमी ट्यूब. अलेक्सा स्टॉप. ईटी ट्यूब और ट्रकियोस्टोमी ट्यूब. ईटी ट्यूब शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम एन टाइडल वॉल्यूम हम चेक करते हैं, कैप्नोग्राफी, CO2 को चेक करते हैं, इमीडिएट हम इसको यूज कर सकते हैं. अस्कल्टेशन करना है, चेस्ट एक्सरे इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ईटी ट्यूब. 2 से 3 सेंटीमीटर अबव द करेना इसको रखा जाता है. ओके, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब लॉन्ग टर्म के लिए, कफ प्रेशर इसमें हमेशा हमारा 20 to 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए, और अगर ज्यादा कफ प्रेशर होगा तो ट्रकियल नेक्रोसिस होने का चांसेस होता है. सक्शनिंग के लिए हम स्टराइल टेक्निक यूज करना है, और मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड से ज्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है. सक्शनिंग से पहले हमेशा कभी भी हमें प्री ऑक्सीजनेट करना है, 100% ऑक्सीजन पेशेंट का मेंटेन करना है, उसके बाद सक्शनिंग करनी है. अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, इमीडिएटली हमें क्या करना है? रिमूव करना है सक्शन कैथेटर और ऑक्सीजन देना है. वापस जब भी सक्शन कैथेटर इंसर्ट करोगे तो जो कैथेटर है उसको क्लैंप करके रखना है, ताकि ये म्यूकोसा को चिपके ना. जैसे हमें करायना तक पहुंच जाएंगे, करायना से ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर पेशेंट कफ करने लगेगा. कफ करने लगेगा तो हमें ये जो क्लैंप है उसको छोड़ना है, और 360 डिग्री रोटेट करते करते हमें बाहर आना है. क्लियर? बहुत सिंपल. जो ट्रैक सेफ्टी क्या है? तो कीप अ स्पेयर ट्यूब, एक तो सेम साइज रखनी है, वन इज स्मॉलर देन दैट साइज. ओके, सो एग्जाम में वापस एक क्वेश्चन, कौन सी ट्यूब रखनी? एक तो उसी साइज की और उससे छोटी साइज की, बड़ी साइज की नहीं. ऑब्चुरेटर और यहां पे अंबू बैग बेड साइड हमेशा रखनी ही है. क्लियर? 10 एक्टिव ट्यूब बाइनरी ड्रेन. ये इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है. ये हमेशा जो है वो जिस पेशेंट में जिसका कोलीलिथियासिस होता है ना, उस पेशेंट में ये बिलियरी ड्रेन हम डालते हैं. इट इज प्लेस इन कॉमन बाइल डक्ट आफ्टर अ कोलिसिस्टेक्टोमी और अ बाइल डक्ट सर्जरी. इट डिकम्प्रेसेस द डक्ट एंड मेंटेन द पेटेंसी. ओके, नर्सिंग का काम क्या है कि 300 से 500 ml पर डे इसका नॉर्मली ड्रेनेज आउटपुट आता है. जो ड्रेनेज का कलर होता है वो येलो कलर का बाइल इसमें होता है. बैग का पोजीशन हमेशा कीप
एट और अबाउ द एब्डोमेन लेवल। एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ड्रेन है, कौन सा ऐसा ट्यूब ड्रेन है जिसको हम अबाउ द लेवल रखते हैं? तो यही एक प्रकार का ड्रेन है जिसको हम अबाउ द लेवल रखते हैं। ओके, टू प्रिवेंट द एक्सेस बाइल लॉस। क्लैम्प कब करना है? क्लैम्प 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर द मील एज पर ऑर्डर, और टू चेक फॉर द टॉलरेंस एंड reintroduce the bile for digestion। बिफोर 1 आवर बिफोर 1 आवर आफ्टर इसको क्लैम्प करके रखना है। देन मॉनिटर फॉर फीवर, चिल, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस। ये ट्यूब के लिए यही चीजें हमें मॉनिटर करनी है। तो ये हमारा सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और यहां पे ये ट्यूब लगाई जाती है। ओके, सो यहां से quick question, what is the most reliable method for immediate confirmation of ET tube placement? मोस्ट रिलायबल मेथड, रिलायबल मतलब इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो मोस्ट रिलायबल ईटी ट्यूब का मेथड होता है कैप्नोग्राफी। ओके, सो इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। क्विक रिवीजन, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 गॉज का कैनुला ग्रीन कलर का, फ्लेबाइटिस वार्म, फ्लेबाइटिस में वार्म मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन में आपको कोल्ड मिलेगा। देन जो सीवीएक्स है, चेस्ट एक्सरे इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब्स। ओके, कोई भी ट्यूब्स हो, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्सरे। जब भी एयर एम्बोलिज्म होगा पेशेंट को, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, सबसे पहला काम क्या करना है? क्लैम्प द ट्यूब, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। दूसरा काम 10 ml की सिरिंज से, बड़ी जो वेन होती है सेंट्रल वेन, उसको उसके लिए 10 ml सिरिंज यूज करेंगे। देन एनजी ट्यूब में नोज, ईयर एंड जिपिस्टर्नम, ये हमें मेजरमेंट के लिए करना है। नेक्स्ट, देन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्सरे कंफर्मेशन के लिए। बेड साइड में हम क्या कर सकते हैं? पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच कितना होना चाहिए? लेस देन 5.5। देन लाइन, एलन टेस्ट किसके लिए करते हैं? हम आर्टीरियल लाइन के लिए एलन टेस्ट करते हैं। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, वहां पे 0 मार्क करना है। पोलिस कैथेटर के लिए कॉटी बंडल, सेंट्रल वेनस कैथेटर के लिए क्लैप्सी बंडल, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया के लिए हमें वेब का बंडल यूज करते हैं। चेस्ट ट्यूब, वाटर सील बबलिंग, यहां पे वाटर सील बबलिंग, अगर वाटर सील चेंबर में अगर बबलिंग हो रही है तो एयर लीक हो रही है। डिसलॉज अगर हो गई तो 3 साइडेड ड्रेसिंग करनी है। श्वानगाज कैथेटर हम वीटेक और पियर रप्चर में, अगर वो कैथेटर रप्चर हो गया तो हमें इमरजेंसी एक्टिवेट करना है। ईटी ट्यूब का कंफर्मेशन कैप्नोग्राफी से। ट्रैक का कप, जो एंडोट्रैकियल ट्यूब की जो कफ का प्रेशर है 20 से 25 mm ऑफ एचजी रखना है। ड्रेन्स में हीमोवैक ड्रेन जो है वो नेगेटिव सक्शन ड्रेन जो होता है, उसमें हमें सक्शनिंग को, सक्शन मेंटेन, नेगेटिव सक्शन को मेंटेन करके रखना है। क्लियर? ए फाइनल थॉट, सारी ट्यूब सीख ली सर, और इसमें कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स सबने रीड करना है। इसके ऊपर जो भी टॉपिक के ऊपर जो आपकी टेस्ट होगी उस टेस्ट को सॉल्व करना है। एक बार एनक्लेक्स से वापस ट्यूब और लाइंस के बारे में पढ़ना है। यही एक तरीका है, फिर इसके बाद कोई पढ़ना नहीं। ट्यूब और लाइन के ऊपर जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे अटेंड कर पाएंगे। क्लियर? सो बिलीव यू कैन एंड यू आर द हाफ वे देयर। सोचिए और पहली स्टेप लीजिए। जैसे ही आपका पहला स्टेप आप लोगे तो आप आधा रास्ता पार कर चुके हो, क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है, एक्शन बहुत कम लेते हैं। सर आज नहीं, कल सुबह जरूर पढ़ूंगा, सुबह उठ जाऊंगा, सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अलार्म बजता है, 5 मिनट के बाद उठता हूं, 10 मिनट के बाद उठता हूं। यही बहाने लेकर 1 घंटा निकल जाता है, फिर भी पढ़ाई के लिए बैठ नहीं पाते हो। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि जब भी आपको कोई भी काम करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप सबसे आसान होना चाहिए।
जैसे आपको जॉगिंग को जाना है तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जैसे ही सुबह बेड से उठे तो आपके जो जॉगिंग वाले जूते हैं आपके बिल्कुल बेड के पास हो। जैसे ही उठे जूते पहनो, बाहर निकलो। ओके, सो यही एक सक्सेस का स्टेप होता है। हमेशा सोचो कम, काम करो ज्यादा। ओके, काम जितना ज्यादा करोगे, एक्शन सबसे ज्यादा लेनी है। ओके, क्विक एक्शन लेनी है और करते रहना है। ओके, आज कल हर दिन आपको एक्शनेबल दिन आपको बनाना है। क्लियर? थैंक यू।